ठीक है, इससे पहले भी हमने क्या किया है कि करीब 2 सेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं इसके। ओके, तो ये आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। द क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि द फाइनेंस कमीशन ड्रॉज अ 5-year प्लान। बेसिकली टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, ये आस्क आपसे क्या पूछ के आ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है इसके वर्किंग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के वर्किंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या वर्क है फाइनेंस कमीशन का? ड्रॉ 5-year प्लान्स, formulate monetary policy, recommend pay revisions of central government employees, or last one, adjudicate on the sharing of resources between center and the state। आंसर कीजिए इसका। देखो फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें फाइनेंस कमीशन को, तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या क्या ड्यूटी है, आपसे ड्यूटी पूछा जा रहा है फाइनेंस कमीशन का। तो राइट आंसर होगा द फाइनेंस कमीशन एडजुडिकेट ऑन द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखो दो तरह से ये करता है। पहला क्या करेगा इसके अंदर, ये पहला करेगा टैक्स शेयरिंग की बात करेगा, और दूसरा क्या करेगा, जो ग्रांट इन एड होता है ना, जो ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है स्टेट को, इस ग्रांट की बात करेगा। कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड इन आर्टिकल 280, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में जो ये बात करेगा, तो दो चीजों के बारे में मेन बात करेगा। फर्स्ट इज द टैक्स शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड सेकेंड द एड इन ग्रांट प्रोवाइडेड टू द स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? ओके, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which is an extra constitutional body। अब पहले आप समझो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो एक तरह की एडवाइजरी बॉडी हो सकती है, इंडिपेंडेंट बॉडी हो सकती है। बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती है जिसको एडवाइस के थ्रू बनाया जाता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए से कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है, साथ ही साथ इसको ना ही किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लानिंग कमीशन। अगर हम लैंग्वेज कमीशन की बात करें तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है। 8th शेड्यूल के अंदर हम लैंग्वेजेस को देखते हैं और इसी के अंदर जो है लैंग्वेज कमीशन की भी बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो पार्ट 15 के अंदर हमने देखा था इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 4 ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज प्लानिंग कमीशन। अभी हमने देखा था कि प्लानिंग कमीशन जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो कोई बता सकता है इसका आर्टिकल कौन सा है? इलेक्शन कमीशन की जो हम बात करते हैं वो किस आर्टिकल के अंदर करते हैं? यूपीएससी जो है हमें पार्ट 14 के अंदर देखने को मिलेगा और इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 के अंदर देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। The question is, the Attorney General of India had the right to audience in
अटॉर्नी जनरल की बात की जा रही है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये, आर्टिकल 76 में मेंशन्ड है ये। अब आपसे पूछ रहा है कि राइट टू ऑडियंस इन कहां पे इनका है, एनी सेशन ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी। इसका आंसर कीजिए। देखो 4 का राइट आंसर होगा एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी कोर्ट में घसीटते हो, चाहे वो स्टेट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं पे भी आप घसीटोगे ना, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हर जगह ये चले जाएंगे। एक मूवी आई थी आश्रम, उस आश्रम मूवी में आपने देखा होगा कि बाबा जी को बचाने के लिए अटॉर्नी जनरल तक आ जाते हैं। तो कहां पे आते हैं वो आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर। क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। देखो ये आज के सवाल जो है ना, ये कल से ही मिलते जुलते सवाल हैं, तो इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल सही है आकाश जी, आपका भी आंसर। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहां पे मेंशन्ड है फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन्ड है। अच्छा एक चीज बताओ आप, आर्टिकल 279 ए ये किससे रिलेटेड है? ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? आपने देखा होगा, सुना होगा इसको। देखो इसको लेके 101st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो आपको बताना है कि आर्टिकल 279 ए किससे रिलेटेड है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जीएसटी से रिलेटेड है आर्टिकल 279 ए। अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो इसके जो एडवाइस होते हैं ये बाइंडिंग नहीं होंगे, लेकिन वहीं पे अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो इसका बाइंडिंग इन नेचर होता है। अगले क्वेश्चन भी चल रहे हैं। द क्वेश्चन इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। आपसे पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ है। बिल्कुल सही है रिदु आपका आंसर, 1950। देखो मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन आता है, और अगर हम बात करें अगस्त 2014 में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? नीति आयोग से। और अगर आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग फोर्स में कब आया था, तो 1 जनवरी 2015। और ये जो प्लानिंग कमीशन होता है ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर होता है। आप पीछे रह जा रहे हो आकाश जी आंसर देने में, आप जल्दी से आंसर किया करो। अब आपसे क्वेश्चन पूछे द टर्म ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज, कितना होता है? 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर और 3 ईयर्स? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज 5 ईयर्स। हालांकि जो टर्म है फाइनेंस कमीशन का ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगेगा कि हमें 5 साल से पहले फाइनेंस कमीशन को रिवोक करके नया फाइनेंस कमीशन बनाना है, तो प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं। ठीक है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी इंक्लूड्स। देखो कल भी हमने ये डिस्कस किया था इस सवाल को। अब आप बताओ कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, पहले तो देखो इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके मेंबर कौन कौन होंगे। आंसर कीजिए जल्दी से। देखो इलिमिनेट करना आप सीखो। आंसर बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका 3, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना ये अधूरे हैं, तो जो सबसे ज्यादा वैलिड यहां पे होता है वो 3 हो जाता है। अगर एस्टिमेट कमेटी की बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होंगे? 30 मेंबर्स। और सारे मेंबर कहां से होंगे? तो वो होंगे लोकसभा से। ठीक है, आगे बढ़े।
देखो फिर से वही सवाल है कि आपसे पूछ रहा है फाइनेंस कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, एनुअल बॉडी है, ट्राइनियल बॉडी है या क्विनेडियल बॉडी है? बताओ इसको आप। यहां पे गलती मत करना आप। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। थोड़ा सा सोचो। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इन चारों में से आपको बताना है कि किस टाइप की बॉडी है ये। बिल्कुल सही है, ये क्या होगा, ये परमानेंट बॉडी होगा। एनुअल बॉडी जैसी यहां पे कोई चीज नहीं है ना। एनुअल क्या होगा, एनुअल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह की कुछ बात होती तो हम वहां देख सकते थे। इसका मतलब हो जाता है कि 4 बार होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एक साल में 4 बार हमें देखने को मिले। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है कि वो क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। अच्छा, अगर फाइनेंस कमीशन को के मेंबर्स को रिमूव करना हो तो कौन करेगा उसको रिमूव? इसका आंसर कीजिए। कौन रिमूव करेगा फाइनेंस कमीशन के मेंबर को? जल्दी से आंसर कीजिए इस सवाल का, रिमूव कौन करेगा फाइनेंस कमीशन के मेंबर को? और फाइनेंस कमीशन जो है ये अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? बिल्कुल सही है आपका आंसर, प्रेसिडेंट ओनली। अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें फाइनेंस कमीशन की तो ये भी किसको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट को ही सबमिट करेगा। ठीक है, देखो यहीं पे इतना रट्टा मार लो क्वेश्चंस को, आर्टिकल्स को, कि आपको बाद में देखने की जरूरत ना पड़े। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। पहला ऑप्शन है फॉर 6 years, सेकेंड है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट 6 year और टिल द एज ऑफ 65, और 5 years और टिल द एज ऑफ 60। क्या हो सकता है इसका? बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा 6 years और द टिल द एज ऑफ 65। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, कोई बता सकता है आंसर में? प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? देखो ये आपका फिर टास्क रह जाएगा, आपको करंट अफेयर से इतना पता होना चाहिए। राजीव कुमार, बिल्कुल सही हो आप। अच्छा ये बताओ कि कौन कौन से इंसान हैं जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से अपना ऑफिस होल्ड करेंगे? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। पहला है गवर्नर, दूसरे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और तीसरा है कैग। अब आपको यह बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन है जो कि प्रेसिडेंट के प्लेजर से ऑफिस होल्ड करेगा। इसका आंसर कीजिए। देखो अटॉर्नी जनरल बिल्कुल इसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और वही रिमूव करेंगे। गवर्नर का इम्पीचमेंट थोड़ी होता है, गवर्नर को भी तो वही करते हैं, प्रेसिडेंट अपने हैंड सील से ही तो उसको अपॉइंट करेंगे, और जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो रहेंगे, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता उनका भी। बिल्कुल सही है आकाश आपका आंसर, राइट आंसर होगा ऑल। कैग भी जो होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही होता है। बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होगा? हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग? क्या बात है।
आकाश रॉय जी जो है बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, ऋतु आज स्लो हो गई है। राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात किस आर्टिकल के अंदर कही गई है? कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है? ये बोला गया है कि देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के अंदर? बिल्कुल सही, वो है आर्टिकल 75। 75 आर्टिकल 75 के अंदर ही जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टुवर्ड्स लोकसभा, ये भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही 75 क्लॉज 2 में ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किसी भी इंसान को 6 मंथ के लिए हम मिनिस्टर बना सकते हैं, भले वो मेंबर पार्लियामेंट का हो या ना हो। ये 3 चीजें आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चले। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन प्लानिंग आर। क्या ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का? इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी और ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही है आपका आंसर। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इनडायरेक्टली, मैं ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली वो मेंशन है, लेकिन ये दोनों, ये जो है ना सेकंड ऑप्शन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलता है? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 या डीपीएसपी पार्ट 4? इसको ये बताओ आप। देखो, पॉलिटी ऐसे ही पढ़ा जाता है, हर चीज को कनेक्ट करते हुए आपको चलना है। ये जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात की जाती है, ये किसके अंदर बात की गई है? डीपीएसपी के अंदर बात की गई है या हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर बात की गई? बिल्कुल सही हो आप, डीपीएसपी के अंदर ही हम इस चीज की बात करते हैं। इन एन इलेक्शन इसका आंसर करो आप क्वेश्चन नंबर 14 का, कि ये जो है, ये बेसिकली कैंपेन की बात हो रही है कि जो इलेक्शन कैंपेन्स होती है वो कितने देर पहले बंद हो जाती है? 24 आवर्स बिफोर द पोल, 24 आवर्स बिफोर द क्लोजिंग आवर, 45 आवर्स और 48 आवर्स बिफोर द क्लोजिंग आवर्स ऑफ पोलिंग। 14 का आंसर कीजिए। हाँ, तुक्का भी लगा लो, क्या चलता है। नहीं, तुक्का आपका गलत हो गया। देखो, ये जो है ना कमेंस होने के 24 आवर्स का ही होता है। चलो, तुक्का तो यहां लगा लिया। अब ये बता दो कि जो इलेक्शंस है वो किस पार्ट के अंदर मेंशन्ड है? जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो किस पार्ट के अंदर मेंशन है? पार्ट 14 या पार्ट 15? बिल्कुल सही है, ऋतु का आंसर वो है पार्ट 15। और यूपीएससी की बात करें, देखो यूपीएससी ही पीएफओ का पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो यूपीएससी की बात करें तो वो किस पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा? वो हमें देखने को मिलेगा पार्ट 14 के अंदर। ठीक है, यूपीएससी पार्ट 14 के अंदर देखने को मिलता है। और पार्ट, अगर मैं 14A की बात करूं तो ये क्या है? ये देखो, पार्ट 14A जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। क्या है ये? ये है ट्रिब्यूनल्स। अगर हम पार्ट 14A की बात करें तो वो किससे रिलेटेड है? ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज, द एडवोकेट जनरल इन ईच स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 15 का आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही है, कौन करेगा? गवर्नर करेंगे यहां पर।
अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते इनको अपॉइंट कौन करेगा? आप इसका जवाब दो। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे इनको अपॉइंट करने का काम किसका है? गवर्नर का या प्रेसिडेंट का? कंफ्यूज मत होना है, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। और अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें तो इम्पीचमेंट बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जैसे हम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करते हैं, ठीक है। A person cannot contest elections from more than one constituency, more than two constituency, more than three or more than four। देखो पिछले 2 साल पहले यूपीएससी का एक सवाल आया था, उसमें केस को उसमें पूछा गया था एक केस के बारे में, जिसमें यह था कि एक इंसान थे जिन्होंने मोर देन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बार लगा दी कि नहीं, अब आप 2 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये होगा कैन नॉट मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नहीं नहीं, इसका राइट आंसर 2 होगा। वो तो मैं आपको केस बता रहा था ना, आप कंफ्यूज हो गए वहां से। अभी देखो ना, राहुल गांधी ने भी 2 जगह से लड़ा था, एक केरला से लड़े थे और एक यूपी में अमेठी के आसपास किसी जगह से लड़े थे। तो यहाँ पे हार गए और केरला से जीत गए। तो 2 जगह से आप लड़ सकते हो। The system of proportional representation as an electoral mechanism ensures, क्या करेगा ये? मेजोरिटी रूल, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, कॉमन पॉलिटिकल थिंकिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। देखो, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारे इंडिया में जो है वो 1 मिलियन, एवरी 1 मिलियन पे हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे। और यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम चेक करते हैं कहां पे? जब हम इलेक्शन देखते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। देखो, मेजोरिटी पार्टी रूल जो आपने बोला है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि मेजोरिटी पार्टी रूल कहां करती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे होगी वहां पे मेजोरिटी पार्टी रूल करेगी। आपको इनमें से एक बार और सोचोगे इसका आंसर हो क्या सकता है? स्टेबिलिटी होगी, कॉमन पॉलिटिकल थिंकिंग होगी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी होगा? क्या होगा इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में? देखो, आप इलिमिनेट पता है कैसे कर सकते हो? ऑड वन आउट करके आप भी कर सकते हो। देखो, ये जो है स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी भी होती है और सरकार गिर भी जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉमन पॉलिटिकल थिंकिंग की जो बात आपने करी, देखो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉमन पॉलिटिकल थिंकिंग कहां पे हमें देखने को मिलता है? एंटी डिफेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। कि सपोज करो कि मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो मेरी जो थॉट होंगे उस पार्टी का जो थॉट है उससे अलग नहीं हो सकता। अगर होगा तो मेरे ऊपर 52nd अमेंडमेंट एक्ट की तरह डिफेक्शन का चार्ज लग जाएगा। इसका राइट आंसर होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। हालांकि देखो, इसको चूज करना सबसे टफ था, लेकिन राइट आंसर इसका यही होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है कि उस पर्टिकुलरली जो एरिया है उसमें जो लोग रह रहे हैं ना उसको रिप्रेजेंट करना। तो देखो, उस एरिया में क्या माइनॉरिटी भी रहेंगे और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे डीपीएसपी के अंदर भी प्रोविजन है। आर्टिकल 40 के अंदर देखो तो सीटें रिजर्व की गई है इनके लिए। पॉलिटी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये तीनों जो है ये इलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मैं इसमें सब इसके साथ जाता, लेकिन रियलिटी है कि ये होगा रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटी को समझना थोड़ा टफ है, बहुत आसान दिखता है लेकिन है नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ,
4 ऑप्शंस आपके पास है, तो आपको बताना है स्किप कितने क्वेश्चंस को करोगे आप। अगर आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही स्किप करोगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो इलेक्शन कमीशन है ये 3 मेंबर बॉडी कब बनी थी, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई थी या किस तरह बनाई गई थी, ये बताओ। ये बताओ आप जल्दी से। इसका आंसर बिल्कुल सही है, 2 होगा, 3 मेंबर। स्टार्टिंग में जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होते थे, लेकिन बाद में 2 मेंबर्स को और ऐड किया गया। तो ये किस एक्ट के थ्रू एक्ट किया गया था, ये बताओ। ये हुआ था इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 में, और 1990 में इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था, यहां पे ये फोर्स में आ गया था। देखो इलेक्शन कमीशन है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। बस आप एक लाइन वो याद रखना कि इलेक्शन कमीशन का जो अमेंडमेंट हुआ था 1989 का, उसके थ्रू ही इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। इससे पहले ये सिंगल मेंबर कमीशन हुआ करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब ये देखो, ये भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। एनालाइज कीजिए इसमें कि द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन मस्ट बी, क्या है, अ पर्सन ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग फील्ड, एन इकोनॉमिस्ट ऑफ हाईएस्ट कैलिबर, एन एक्सपर्ट फ्रॉम जुडिशरी लेवल ऑफ हाई कोर्ट जज, और अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखो फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, तो फाइनेंस कमीशन जो है इसमें आप जुडिशरी को मत इन्वॉल्व कीजिए। जुडिशरी की अगर बात करोगे ना, तो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी को जज नियुक्त करना है, अगर वो 35 इयर्स का हो चुका है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो एक ज्यूरिस्ट है, तो वहां पे वो कर देंगे उसको। देखो 1 या 2 होगा ऐसे थोड़ी काम चलेगा, वहां पे 2 ऑप्शंस बिल्कुल 1 या 2 में से एक है, तो वहां पे आप ऐसे तुक्का नहीं मार सकते ना। राइट आंसर होगा कि एन इकोनॉमिस्ट ऑफ हाई कैलिबर। ठीक है, देखो यही होता है कि जब डायनेमिक चीजें देखने को मिलेगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अबाउट द फैक्चुअल क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज, 4 ऑप्शन है। देखो 1951, 52 में इलेक्शंस हुए थे पहली बार हमारे इंडिया के अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज सुकुमार सेन, ये हमारे थे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। आप दोनों का ही आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे कि एक कंट्रोवर्सी होती रहती है कि हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। अब समझो, जब इलेक्शन हमारा 1951-52 में हुआ, पहला जनरल इलेक्शन, तो कैसे हम उनको प्रधानमंत्री बनाते, जबकि उनकी डेथ जो है वो 1950 में ही हो जाती है। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पे यही चल रहा है धड़ल्ले से, लोग मान भी लेते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। Under single transferable vote system, each vote can indicate only 2 preferences, indicate only 1 preferences, indicate 1 preferences less than the seats to be filled up, और ये आपका चौथा ऑप्शन है। देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है ये हम कहां पे देखेंगे, ये देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के अंदर। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में आपको बेसिकली 2 ऑप्शंस चूज करने होते हैं, एक होता है आपका मेन ऑप्शन और दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री ऑप्शन।
और आप उसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं। तो आप आंसर बताओ कि क्या होगा इसमें। बिल्कुल सही है, जितने कैंडिडेट्स होंगे, अगर 4 कैंडिडेट हैं तो आपको 4 वोट डालने पड़ेंगे वहां पे, आपको 4 प्रेफरेंसेस देखने को वहां पे मिलेंगे, और वो सीक्रेट वोटिंग होती है। तो आप जब तक वो बैलेट ओपन नहीं हो जाता उससे पहले आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन की अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, बता सकते हो आप? आर्टिकल 54 के अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये हमें देखने को मिलता है। और कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, देखो इसमें करेंगे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, जितने भी एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड, प्लस एमएलए जितने भी इलेक्टेड हैं ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर है ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और साथ साथ जब जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे कि वहां पे भी फर्स्ट इलेक्शन अभी कंडक्ट हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करें तो ये तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट की बात होती है। तो इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें दोनों करेंगे, इलेक्टेड भी करेंगे और नॉमिनेटेड भी करेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखना, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो राज्यसभा का मैंने बोल दिया ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो दोनों हाउस के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मैंने लोकसभा नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एमपी। एमपी का मतलब क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, आकाश जी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कैग का टर्म कितना होता है? इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही हो। लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात आएगी तो वहां पे क्या होगा कि नॉमिनेटेड मेंबर भी इम्पीच करेंगे। अगर इलेक्शन की बात करें तो वो हमने आयरलैंड से बोरो किया है, लेकिन अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें तो वो हमने यूएसए से बोरो किया है। बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, 6 इयर्स। कैग के बारे में किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है? बताओ आप। कैग जो होता है ये चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर होता है, किसका? सेंटर और स्टेट दोनों का ये चीफ अकाउंट ऑफिसर होगा। कल मैंने इस चीज को अच्छे से डिस्कस किया था कि कैग जो होता है सेंटर और स्टेट दोनों का चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। बिल्कुल से आर्टिकल 48 के अंदर कैग मेंशन्ड है। आर्टिकल 49 के अंदर कैग की पावर और ड्यूटीज वगैरह मेंशन है। और आर्टिकल 150 के अंदर ये मेंशन्ड है कि जो कैग होगा वो चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर होगा, किसका? सेंटर और स्टेट दोनों का। समझ आ गया? इन तीनों को आप याद रखोगे क्योंकि पावर और ड्यूटीज भी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, ये आज बहुत सारा पीपीटी बनाने में गड़बड़ कर दिया है उसने। When was the first general election to the Lok Sabha held? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था ना कि कब हुआ था। वो क्या था? 1951-52। और यही वजह है कि इलेक्शन जब 1951-52 में होगा तो वल्लभ भाई पटेल कैसे बनेंगे वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसका क्या नाम है, ये आप कमेंट में बताओ कि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसका क्या नाम था।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम और किस नाम से जानते हैं? देखो सारे 5 ईयर्स प्लान आपको रटे हुए होने चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। क्या बात है। और महालनोबिस प्लान किसको बोला जाता है, फर्स्ट को या सेकंड को? पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्रू, किसके थ्रू करेगा? एडवोकेट जनरल, कैग, कॉमर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। ध्यान से देखना सवाल को, गलती मत करना। ये क्या पूछ रहा है कि एक्सरसाइज किसके द्वारा? पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो आप थोड़ा थोड़ा भावनाओं में बह जाते हो, ऐसे बहा मत करो भावनाओं में, मैं बताता हूं। देखो कैग का काम क्या है? कैग का बेसिक काम है ऑडिट करना, ठीक है। ऑडिट कब किया जाता है इंडिया के अंदर? जब वो काम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो गया काम, उसके बाद ये क्या करेगा? ऑडिट करने का काम करेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका आंसर होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो आपकी निर्मला सीतारमन है, यही तो देखेगी ना, यही तो आपको बताएगी कि कितना आपका बजट आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना डेफिसिट हो रहा है। ये सब का सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? बजट के अंदर देखने को मिलता है। आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भावनाओं में आप मत बहा करो ऐसे। राइट आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। देखो कैग जो है ना, कैग एक रिपोर्ट बनाएगी और ये जो है पहले ये पार्लियामेंट में देगी और फिर पार्लियामेंट उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को हैंडओवर कर देगा। और जो कैग रिपोर्ट बनाती है ना, उसको एग्जामिन कौन करेगा? तो वो करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो ये ओल्डेस्ट कमेटी है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बनाया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी को। इसके 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 1922 में फोर्स में आया था पब्लिक अकाउंट कमेटी पहली बार, ठीक है। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, लोअर हाउस से, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। समझ आ गया पूरा टॉपिक या और डिटेल में मैं समझाऊं इसको? नेक्स्ट वन देखते हैं। Which of the following does not come under the purview of election commission? To conduct the election of Prime Minister of India, President of India, to give recognition of the political party, or assign a symbol, election symbol to the political parties. क्या होगा इसका आंसर कीजिए। अरे पी क्यों करके आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच होगी। ये क्या आ रहा है? और ये माइक भी पहले नहीं आता था, अब आने लगा। हाँ तो उसको सुधारो, सीखो जल्दी से। नहीं लाइव में नहीं जाएगा, लाइव में वो दिखता है एक्चुअली। इसका आंसर कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? डज नॉट कम अंडर। देखो जो इलेक्शन नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का, इलेक्शन किसका देखने को मिलेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। जो हमारे इलेक्टेड मेंबर है वो कहां से इलेक्टेड है? वो वाराणसी से क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। समझ गए आप? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 ओनली। बिल्कुल इस बार आपने पकड़ लिया। इस बार आप फंसे नहीं रितु जी इस सवाल में। 28 देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? फिर से रिपीट हो गया, इसको आगे बढ़ते हैं। कल से एक बार पीपीटी चेक करना पड़ेगा पहले।
आपसे पूछा जा रहा है कि चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड के कौन होंगे? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर। बिल्कुल सही, स्टेट के अंदर कौन होंगे? वो होंगे चीफ मिनिस्टर। और अगर सेंट्रल लेवल पे बात की जाए तो वो कौन होंगे? वो होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लीडर ऑफ ओपोजिशन जो होते हैं ना, ये हेड करते हैं किसको? ये जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है, इसके हेड होते हैं, कौन होंगे वो? लीडर ऑफ ओपोजिशन। स्पीकर के बारे में बात आई तो स्पीकर जो है यही वो इंसान है जो डिसाइड करेगा कि बिल इज मनी बिल और नोट। मनी बिल के ऊपर जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? वो लेगा स्पीकर। ठीक है, अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो ये देख लेते हैं। हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर हम बात करें पावर्स की, बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट है। अगर हम पावर्स की बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दो, क्या इनके पावर में कुछ ऊपर नीचे होता है या पावर इनकी सेम होगी? बिल्कुल, जो पावर्स होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, क्या इनका पावर सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये बताओ आप। इनका जो पावर होगा वो बिल्कुल सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय। देखो आज बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो इसके लिए अब मैं सॉरी बोल रहा हूं। कल जो है, कल से मैं एक बार ओवरव्यू पहले देख लूंगा क्वेश्चंस को। आज जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करेंगे? ओथ कौन दिलवाएंगे? तो ओथ दिलवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो इनको ओथ कौन दिलवाएंगे? वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। An electoral system under which a legislature reflect the strength of the various political party is called। क्या कहोगे इसको? किस टाइप का इलेक्टोरल सिस्टम है? अरे गलती देखो क्या होते हैं ना कि चाहे भले वो टाइपिंग एरर हो, लेकिन ये गलती मेरी थी आज कि मैं थोड़ा लेट आया और मैंने कंटेंट को देखा नहीं। वरना मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। आज 5-6 क्वेश्चंस रिपीट हो गए तो आपका टाइम तो बर्बाद हुआ ना इसमें। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 35 का कि कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ जाती है, उनके स्ट्रेंथ को देखते हैं। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि हमारे इंडिया में जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसके एक फॉर्मेट को ही अपनाया गया है। इसमें यह होता है कि सपोज करो कि कांग्रेस को 10 सीटें आई और बीजेपी को 15 सीट आई और वहीं आम आदमी पार्टी को भी 10 सीट आई है, तो इनको तो चूज कर लिया जाएगा सेंटर में और बाकी इन दोनों को इक्वल स्फेयर पे रखा जाएगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो शेयरिंग होती है ये इक्वल की जाएगी इसके बेसिस पे। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट इलेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पे हम कहां कहां डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप ये बताओ कहां कहां करेंगे? तो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, और कहां करेंगे? लोकल बॉडीज में जो होता है ना इलेक्शन,
पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो तो आप यहाँ पे वोट करोगे, ठीक है। बिल्कुल सही, लोकसभा विधानसभा। और अगर हम अपर हाउस की बात करें, अपर हाउस में क्या होगा? अपर हाउस में इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको जो चूज करते हैं वो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सेम इनडायरेक्ट इलेक्शन हम और कहां देखेंगे? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास और पूछा जा रहा है कि which of the following enjoy constitutional positions। बेसिकली आपको ये देखना है कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन से, वही उस पोजीशन को करेंगे। इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल सही है आंसर, राइट आंसर होगा ए ओनली, क्योंकि फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 280 के अंदर। इलेक्शन कमीशन भी है 324 पार्ट 15 के अंदर हमें देखने को मिलता है। प्लानिंग कमीशन जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, और प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा? वो होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ही फॉर्म किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन इंडिया रेस्ट विथ। जो मतदाता सूची है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा बनाया जाता है इंडिया के अंदर? पार्लियामेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर। बिल्कुल सही है आपका आंसर, अब दोनों के आंसर सही है। राइट आंसर होगा इलेक्शन कमिश्नर। देखो रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है जो सुपरिटेंडेंट करता है किसी भी बूथ, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे। अभी हमने देखा था ना, एक केस भी फाइल हुई थी हरियाणा में, जहां पे हमने देखा रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कुछ फेर बदल कर रहा था, जिसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, जब यहाँ पे पार्लियामेंट की बात की गई है, आप मुझे बताओ किस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया है? वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर पार्लियामेंट की डिफिनीशन दी गई है? बताओ आप। बिल्कुल सही, क्या बात है, आर्टिकल 79। देखो इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। कौन कौन से? पहले है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद होंगे लोअर हाउस जो कि हमारा हाउस ऑफ पीपल है, एंड थर्ड वन क्या होगा? अपर हाउस, जिसको हम राज्यसभा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अरे यार फिर से देखो वही कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं सवाल को। Which among the following is a constitutional body as per the Indian Constitution? कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1, that is फाइनेंस कमीशन। ये भी रिपीट हो गया आपका कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। हाँ, इस क्वेश्चन को करो आप, कोई नकल नहीं करेगा इसमें से। आपको बताना है, ये आपका टास्क है, होमवर्क है, आपको ये बताना है कि सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। नहीं, अगर नो आइडिया है तो आप इस चीज को गूगल करो और आप जानो इस चीज को कि कौन थे इनको। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करना है बाद में कि इन चारों में से कौन थे। सुकुमार सेन देखो होंगे नहीं। देखो स्वामीनाथन जो हैं, इनको भी मेरे ख्याल से एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो आप देख लो कि क्या हो सकता है इसमें।